हेलो दोस्तों, आप सभी ऑडियंस का स्वागत है हमारे चैनल सिद्धि आईएएस पीसीएस पे। हम लोग बीपीएससी 67th मेंस प्रिपरेशन सीरीज में जो एक एरिया है जिसमें कि बच्चे फंसते हैं वो है इकोनॉमिक्स। तो उसके कुछ कुछ टॉपिक्स को उठा के उसका जो ब्रीफ समरी है उस टाइप से उसको डिस्कस करते हुए हम लोग प्रेजेंट करने की उसकी कोशिश कर रहे हैं। उसके रिलेटेड जो करंट इंडेक्स है, करंट डाटा है, उसको भी सामने ला के रखना चाह रहे हैं ताकि वो रेडी रेफरेंस की तरह आपके हाथ में हमेशा रहे। दूसरा जो पार्ट है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, 66th बीपीएससी जो मेंस का पेपर हुआ था जीएस 1 एंड 2, उसका हम लोगों ने एज ए होमवर्क पिछले सेशन में देखा था कि क्वेश्चन नंबर जीएस 1 से 1 एंड 2 और जीएस 2 से 1 एंड 2, तो इसका क्या पॉसिबल मॉडल आंसर हो सकता है। आप सभी लोगों ने अटेम्प्ट किया है, काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट किया है। तो उसमें क्या बदलाव लाने की जरूरत है, थोड़ा बहुत और क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ताकि मार्क्स बेहतर हो। और उसके अलावा जो आपके लिए होमवर्क की तरह काम करेगा, आगे आपको कौन सा आंसर लिखना है वो बात है। उसको वैसे मैंने टेलीग्राम वाले ग्रुप पे ऑलरेडी डाल दिया है, बट स्टिल इसको हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेंगे। तो हम लोग इसको करना शुरू करते हैं। तो पहला जो आपका पॉवर्टी है, पॉवर्टी मतलब क्या? गरीबी। ये गरीबी क्या है कि जब आदमी अपने खुद के बेसिक नीड्स जो है, बेसिक ह्यूमन नीड्स, उसको पूरा कर पाने में सक्षम नहीं हो पाता है, रोटी कपड़ा मकान उसको सही तरीके से अपना अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो इसको पॉवर्टी बोलते हैं। लेकिन यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ के डिफाइन किया है। यूनाइटेड नेशन बोला है क्या कि ये सिर्फ कुछ सामान ना होना या फिर इनकम बहुत कम होना का स्थिति नहीं है। ये वैसी स्थिति है जिसमें कि आपको जो अपॉर्चुनिटी के लिए चॉइसेस हैं उससे आपको दरकिनार किया जा रहा है, उसका डिनायल आपको हो रहा है। मतलब क्या है कि आप गरीब हैं, इस वजह से बहुत सारे चॉइसेस आपको ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको नहीं ले सकते हैं। जैसे अच्छी शिक्षा आप नहीं मिल पा रही है क्योंकि गवर्नमेंट में उतनी अच्छी एजुकेशन सिस्टम नहीं है, तो वो एक तरीके से गरीबी की वजह से आपको वो मौका आपसे छीन लिया जा रहा है। तो ये यूनाइटेड नेशन इसको डिफाइन करता है। इसी के कंटेक्स्ट में एक और बात है कि पॉवर्टी जो है अपने आप में जो ह्यूमन डिग्निटी है उसका वायलेशन है। इसके रिगार्डिंग एक और स्टेटमेंट दिया था, वो आईएलओ का है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने बोला है कि पॉवर्टी एनीवेयर इज ए थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। मतलब कहीं पे भी गरीबी है तो वो बाकी हर किसी जगह के प्रॉस्पेरिटी के लिए खतरा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इसका एक उदाहरण हम लोग देखते हैं कि जो सोमालिया और ये सारा जो कंट्री है वो वहां पे गरीबी बहुत ज्यादा थी। अब गरीबी ज्यादा होने की वजह से क्या है कि वो लोग रिसॉर्ट करने लगे पायरेसी पे। पायरेसी मतलब वो समुद्र के लुटेरे वो वाला। तो उसकी वजह से पूरी दुनिया में उस रूट से सामान लाना ले जाना मुश्किल हो गया था एक समय पे। तो ये दिखाता है कि एक जगह पे गरीबी बाकी जगह की प्रॉस्पेरिटी पे भी खतरा बनता है। तो उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं, लिख के रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इसका टाइप ऑफ पॉवर्टी में। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है कि आप जो है जब बेसिक ह्यूमन नीड्स जैसे आपका रोटी पानी, सैनिटेशन फैसिलिटी, हेल्थ, आपका घर, शिक्षा, जानकारी, इससे अगर आपको डिप्राइव किया जाता है, ये सुविधाएं आप उससे वंचित रह जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो हम लोग के यहाँ इसको मेजर करने के लिए पॉवर्टी लाइन, हेड काउंट रेशियो, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, इसी एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने का कुछ कुछ टूल रहा है। दूसरा टाइप का पॉवर्टी होता है आपका रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी उस लेवल को बोलते हैं जबकि आप अपने समाज के हिसाब से और उसी समय में उस अपने जिस समाज में आप रह रहे हैं उसके मुकाबले आप उस लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको आप मीट नहीं कर पा रहे, तो वो रिलेटिव पॉवर्टी है। जो बेसिक ह्यूमन नीड है वो आपका पूरा हो रहा है, लेकिन जो आप जिस समाज में रह रहे हैं, जिसका जो स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं।
तो ये इसको रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं। ये मेनली आपका डेवलप्ड कंट्री में ही इसको यूज किया जाता है, वहीं पे ये वाला प्रॉब्लम भी ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे इस चीज़ को, ये प्रॉब्लम तो है वैसे, लेकिन हमारे यहाँ पे इसको उतनी ज़्यादा इस प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं बनी है अभी तक। तीसरा है आपका एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो वर्ल्ड बैंक ने एक फिगर दिया कि 1.90 पर डे, इतने से कम पे जो लोग रह रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे कि वो लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है 2011 से 19 तक का जो पीरियड है, इसमें करीब 12% की कमी भारत में आई है एक्सट्रीम पॉवर्टी में। तो यहां पे हम लोग का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर हुआ है। आगे आते हैं हम लोग कि कुछ कुछ बेसिक टर्म हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि हेड काउंट रेशियो क्या होता है। तो हेड काउंट रेशियो जो पॉवर्टी लाइन होती है, पॉवर्टी लाइन, पहले हम लोग पॉवर्टी लाइन समझ लेते हैं कि पॉवर्टी लाइन क्या है। कि एक स्पेसिफिक लाइन हमने ड्रॉ किया कि उसके नीचे जो है उसको हम लोग पुअर बोलेंगे, ये पॉवर्टी लाइन एक तरीके से डिफाइन करेंगे। तो पॉवर्टी लाइन हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया पे इसको डिफाइन करते हैं कि आप कितना खाना ले रहे हैं, कितना कैलोरी इनटेक है आपका, और उसको जो है हम लोग मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि मिनिमम इतना आपका 1800 कैलोरी डेली का खाना मिलना चाहिए। अब 1800 कैलोरी परचेज करने में मिनिमम हमको कितना पैसा लगेगा, जितना जो पैसा है उसी को हम लोग पॉवर्टी लाइन डिफाइन कर देते हैं कि इसके नीचे अगर उतना कंजम्पशन नहीं है तो उसको पॉवर्टी लाइन के नीचे माना जाएगा। हेड काउंट रेशियो क्या है कि कितने लोग उस पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं कंपेयर टू द होल पॉपुलेशन, तो ये आपका हेड काउंट रेशियो होता है। नेक्स्ट क्या है आपका एमडीआई इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये यूएनडीपी जारी करता है। यूएनडीपी आपका यूएन का पार्ट है। ये दोनों चीज को मेजर करता है, इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। इंसिडेंस क्या है कि आप गरीब हैं, ये इंसिडेंस हो गया। इंटेंसिटी मतलब आप किस किस चीजों में गरीब हैं, ये इंटेंसिटी हो गई। तो ये जो है बेसिकली 3 क्राइटेरिया लेके चलता है। हेल्थ का क्राइटेरिया रहता है, एजुकेशन का क्राइटेरिया रहता है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का क्राइटेरिया रहता है। इसको और डिफरेंट डिफरेंट सब सेक्शन में बांटा गया है। तो इससे पता चलता है कि आपको क्या आपके पास है क्या नहीं है, तो उसके बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया है। तो 2006 से 16 तक की अगर बात किया जाए तो 10 सालों में भारत ने 271 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है। और इसी पीरियड में जो हमारा एमपीआई वैल्यू है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वहां पे जो वैल्यू है वो इसी डिकेड में रिड्यूस हुआ है 0.283 से 0.123। हम लोग इतना इसमें काम किए हैं। आगे आते हैं हम लोग एसडीजी गोल 1। एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसका पहला टारगेट है कि गरीबी खत्म करना है। हर जगह से जो भी एक्सट्रीम पॉवर्टी है 2030 तक का टारगेट है कि इसको इरेडिकेट कर देना है, खत्म कर देना है। वहीं अगर हम लोग इसका फिगर देखें तो 1990 में जो है 36% लोग पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे थे, जो कि 2015 में घट के 10% पे आ गया। इससे थोड़ा बहुत प्रभाव हमारा पैंडेमिक का पड़ा था, जिससे कि ये फिगर थोड़ा बहुत बढ़ा था ऊपर। उसके बाद फिर से अब धीरे धीरे उस पर काम होना शुरू हुआ है। नेक्स्ट है आपका सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। ये हमारा इंडिया का अपना फिगर था। इसमें क्या है कि बेस्ड ऑन 7 डेप्राइवेशन, 7 ऐसी चीजें जिसको कि हम लोग मान लेते हैं कि आपके पास अगर है तो आपको गरीब की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। ये 7 चीजें आपके पास नहीं है तो आपको गरीब माना जाएगा। तो इसमें आपका लैंड है, घर है, सैनिटेशन फैसिलिटी, काफी सारी चीजें हैं, 6-7 चीजें हैं। तो इसके सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है 2011 में लास्ट टाइम हुआ था। तो इसके हिसाब से करीब आधे जो रूरल हाउस होल्ड हैं वो लैंडलेस हैं, उनके पास जमीन नहीं है। तो वो एक क्राइटेरिया है गरीबी का। अब एक बार हम लोग जो देखते हैं मेथड को कि कैसे मेजर किया जाता रहा है, कैसे उसकी हिस्ट्री है इंडिया में। तो इंडिया में जो ये मेजर किया जाना शुरू हुआ है, तो ये सबसे पहले दादा भाई नौरोजी जी जो थे उन्होंने इसको बोला। उन्होंने इस चीज को डिफाइन करने की कोशिश किया कि कैसे हम लोग गरीबी को मानेंगे, पॉवर्टी लाइन को कैसे मान के चलेंगे। तो इन्होंने पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करके आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया कि जो हमारा पॉवर्टी लाइन होगा
वो 16 से 35 रुपए पर कैपिटा रखेंगे हम लोग इंडिया में। और ये जो है बेसिक मिनिमम डाइट जो उनको मिलना चाहिए, दाल रोटी चावल वो मिलना चाहिए, उसके कॉस्ट के हिसाब से उन्होंने ये फिगर निकाला था। फिर उसके बाद जो है हमारा कैलकुलेशन इसका शुरू हुआ 1938 में। नेशनल प्लानिंग कमिटी ने इसको डिफाइन किया 1938 में। फिर बॉम्बे प्लान जो आपका 1944 था, उन्होंने वो बोला कि 75 रुपए पर कैपिटा पर ईयर, इसको हम लोग पॉवर्टी लाइन मान के चलेंगे। आज़ादी के बाद जो है इसका प्रयास किया गया डांडेकर एंड रथ कमिटी उनके द्वारा 1971 में। इन्होंने बोला क्या कि एक बेसिक मिनिमम लेवल जो कैलोरी है वो इनटेक हम लोग मान के चलें, उसको हम लोग आधार बनाएं। तो इन्होंने बोला कि 2250 कैलोरी पर पर्सन पर डे मिलना चाहिए। उतना तक का अगर परचेज करने की उसमें क्षमता है तब उसको हम लोग गरीब नहीं मानेंगे, उससे नीचे अगर जी रहा है तो पॉवर्टी लाइन के नीचे उस आदमी को मानेंगे। फिर अलग कमिटी 1979, इन्होंने जो कैलोरी इनटेक जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, उसको कैलकुलेशन में लिया, प्लस साथ में जो महंगाई है उसको भी एडजस्ट करने की बात यहां पे बोली कि जो हर साल महंगाई बढ़ती जाती है तो उसके हिसाब से आप अपना पॉवर्टी लाइन को भी ऊपर नीचे करेंगे। अगला प्रयास किया गया आपका लकड़ावाला कमिटी 1993 में। इन्होंने इसको थोड़ा सा अलग किया कि रूरल और अर्बन एरियाज में डिफरेंस है। जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पे थोड़ा सा अलग तरीके से महंगाई बढ़ती है, उसके हिसाब से अलग तरीके से गरीबी पे प्रभाव पड़ेगा, वही रूरल एरिया में इसका अलग प्रभाव पड़ेगा। तो इसको इन्होंने डिफाइन किया सीपीआई वर्कर्स। जो शहरी क्षेत्र वाले हैं उनको वर्कर के अंतर्गत में लेके आया, और जो रूरल एरियाज हैं उनके लिए एल एग्रीकल्चर लेबरर, ये वाला चीज लेके आया लकड़ा वाला कमिटी में 1993 में। फिर तेंदुलकर कमिटी 2009 में, इन्होंने बोला क्या कि जो सामान 1973-74 में हम लोग पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट करने के लिए लेके चलते थे, उसका कंजम्पशन पैटर्न में बदलाव आया है, तो उसको करेंट टाइम के हिसाब से एडजस्ट करना जरूरी है। जैसे उस समय पे बाजरा और जो भी मोटे अनाज होते थे उसका कंजम्पशन, जो मिलेट्स होते हैं उनका कंजम्पशन को मेन लाइन में रखा गया था। फिर अभी जो प्रेजेंट टाइम था 2009-10 के टाइम पे इसका कंजम्पशन काफी कम हो गया था। लोग गेहूं चावल जो ये अनाज है इस पे उतर चुके थे, तो वो कंजम्पशन पैटर्न में बदलाव आया है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग को इसका चेंज करना पड़ेगा। फिर 2009 के आसपास देखेंगे तो हमारा जो पैकेज्ड फूड है उसका भी कंजम्पशन बढ़ा है। वो फैसिलिटी आपका 73-74 में था ही नहीं, जो पैकेज में दूध मिल रहा है वो सारा कुछ, वो सारी सुविधाएं वहां पे थी नहीं, तो उसके हिसाब से अलाइन नहीं था। तो इसको इन्होंने बोला कि हम लोग इसको कंसीडर करके चलें। प्लस साथ में इन्होंने एक और चीज बोला कि सिर्फ खाना क्राइटेरिया नहीं होगा, इसके अलावा कुछ आपको हेल्थ और एजुकेशन पे भी थोड़ा एक्सपेंडिचर काउंट करके चलना पड़ेगा, ताकि जो है आगे का जो जनरेशन है, आगे का जो उसका पीढ़ी आने वाला है, वो कैसे आगे बढ़ रहा है। जब तक वो हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च नहीं करेगा तब तक मतलब वो पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी में ही रहेगा। तो ये हेल्थ और एजुकेशन को पहली बार तेंदुलकर कमेटी ने 2009 में इसमें शामिल किया। फिर आया रंगराजन कमेटी। इन्होंने बोला क्या कि जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पे जो पॉवर्टी लाइन होगी 47 रुपए पर डे पे अगर आदमी चल रहा है तो उसको मानेंगे, और विलेज एरिया में 32 रुपए का है। और इसमें क्या है आपका वही न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, इसमें भी हेल्थ और एजुकेशन को लेके चला था साथ में। इसका कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत बदलाव लाया था कि जो मेथड था रेफरेंस पीरियड जो लेके चलते थे उसमें मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, तो थोड़ा बहुत टेक्निकल टर्म है, अगर आप इसको ध्यान में रख पा रहे हैं तो अच्छा है, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी थी, दोनों ने ही आंकड़ा दिया था एक समय पे गरीबी के लिए। तो जो नए तरीके से रंगराजन कमेटी का मेथड अगर फॉलो किया जा रहा था तो रूरल एरियाज में ये गरीबी जो है 19% से बढ़ता दिख रहा था, और जो अर्बन एरियाज से वहां पे 41% से ये आंकड़ा बढ़ता दिख रहा था। आगे आते हैं हम लोग। ये है आपका जो नीति आयोग का नया अभी टूल मेजर करने का तरीका इसको लेके आया है।
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको नीति आयोग लेके आ रही है। तो जो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यूएनडीपी फॉलो कर रही थी, लगभग लगभग उसी चीज को यहां पे कॉपी किया गया है। तो यहां पे हेल्थ डायमेंशन है, एजुकेशन है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, तीनों को 1/3 वेटेज दिया गया है। हेल्थ के अंदर में भी कुछ पैरामीटर हैं, जैसे न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन में क्या है कि अगर जो है उसको न्यूट्रिशन का वैल्यू पूरे तरीके से नहीं मिल पा रहा है, कैसे उसको मानेंगे कि उस न्यूट्रिशन वाइज गरीब है? तो उसके लिए डिप्राइव्ड इफ वो क्राइटेरिया यहां पे दिया है कि हाउस होल्ड जो हैं, जो भी उसके घर के आदमी लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं या फिर जो भी पुरुष हैं, उनको उनका जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो उनका पूरा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा तो उसको अंडर नरिश्ड की कैटेगरी में रखेंगे। दूसरा इसके अंदर में जो फैक्टर है वो है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, कि बच्चा जो है 18 साल से पहले अगर किसी की मृत्यु अगर हो जा रही है परिवार में, तो उसको हेल्थ वाइज डिप्राइव्ड इस सेक्टर पे मानेंगे। दूसरा है आपका एंटीनेटल केयर। तो ये होता है कि कोई घर में अगर बच्चा पैदा हुआ है तो उसके आने वाले 5 साल आगे या पीछे उसी फिगर को हम लोग देखते हैं कि उस पीरियड में किस तरीके का उसको मेडिकल असिस्टेंस, मेडिकल केयर, जो सारा कुछ उसमें मिला है, माता और बच्चा दोनों को। तो एंटीनेटल केयर इसको बोलते हैं हम लोग। फिर अगला क्राइटेरिया है आपका एजुकेशन का। एजुकेशन में 2 चीज है, ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस। मतलब क्या है कि आप कितना साल तक स्कूल जा रहे हैं और रेगुलर कितना जा रहे हैं, तो ये 2 फैक्टर है। फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आपका कुछ कुछ फैक्टर हैं, जैसे कुकिंग फ्यूल, आपको खाने के लिए आप कौन सा चीज यूज कर रहे हैं, उपले से खाना बना रहे हैं कि गैस का स्टोव यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, उसके बेसिस पे है। फिर सैनिटेशन फैसिलिटी, कि आपके घर में जो सैनिटेशन शौच की व्यवस्था है कि नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर आपको कहां से मिल रहा है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस आपको उपलब्ध है कि नहीं। 30 मिनट वॉक के अंदर में ये चीज होना चाहिए। अगर ये 30 मिनट के डिस्टेंस के अंदर में नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, और ये वॉकिंग डिस्टेंस मतलब एक साइड का नहीं, दोनों साइड का हम लोग को कैलकुलेट करके चलना है। मतलब 15 मिनट जाने में, 15 मिनट आने में, उससे ज्यादा अगर है दूरी तो उसको ड्रिंकिंग वाटर वाइज गरीब माना जाएगा। फिर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हाउसिंग हो गया कि पक्का मकान आपका है कि नहीं है। फिर एसेट्स के तौर पे इसमें आपके घर में रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, फिर बाइसिकल, मोटर बाइक, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीजें, कार या ट्रक, ये कुछ ऐसा चीज, इसको एसेट वाइज हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि ये कोई इनमें से कोई एक ही आपके पास है तो आप गरीब माने जाएंगे, एक से ज्यादा आपके पास है तो आप गरीब की कैटेगरी में इस फैक्टर पे नहीं आएंगे। फिर बैंक अकाउंट एक क्राइटेरिया दिया गया है कि आपका बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में कोई खाता है कि नहीं। ये सारे क्राइटेरिया को डिफाइन किया गया है, उसके बेसिस पे इसको कैलकुलेट किया गया है कि आप गरीबी में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये नीति आयोग का जो मेजरमेंट है ये लेटेस्ट है, तो इसी को आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ब्रॉडली आपको हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये 3 चीज ध्यान में रखना है, और इसके बेसिस पे जो रिजल्ट आया है उसको ध्यान में रखेंगे। ये है अपना रिजल्ट, इसको मैप वाइज देख सकते हैं हम लोग। तो इसमें बिहार को थोड़ा ध्यान में रखना है कि बिहार में सबसे ज्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी दिखाई गई है, जिसमें कि 51.9% लोग जो है मल्टी डायमेंशनली पुअर की कैटेगरी में आते हैं, जबकि केरला जो है उसका लिस्ट है, उसका मात्र 0.7% लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर की कैटेगरी में आएंगे। तो इस मैप को आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा भी थोड़ा बहुत जो एरिया है उसको भी ध्यान में रखेंगे कि यूपी का कितना है, एमपी का कितना है, राजस्थान कितना है, स्पेशली बीमारू राज्य वो आपको ध्यान में रखना है, झारखंड का कितना है। तो ये सारा फैक्टर थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। और जो साउदर्न स्टेट्स हैं उसका एक बार फिगर देखेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि साउदर्न स्टेट के मुकाबले जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनका पॉवर्टी में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो ये दिखाने में काफी अच्छा रोल प्ले करेगा कि केरला में आपका 0.7 है, तमिलनाडु 4.8 है, तेलंगाना 13.7 है। वहीं पे अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो बिहार 51.9 है, राजस्थान आपका 29.5 में आता है, और यूपी और एमपी ये दोनों स्टेट्स जो हैं 30 से 40% के बीच में इनका पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली पुअर है।
ये बहुत ही अच्छा सा मैप आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि बिहार में किस किस फैक्टर पे प्रॉब्लम है, वो हम लोग को ध्यान में देना होगा कि कितना परसेंट आबादी किस फैक्टर पे पुअर है। तो न्यूट्रिशन में हम लोग की जो पॉपुलेशन पुअर है वो 41.60% पॉपुलेशन, उनको न्यूट्रिशन वाइज उनको पुअर माना गया है कि उनको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, वो फिगर हमारे पास काफी कम है, नेशनल फिगर से भी कम है, इस वजह से वहां पे मात्र 1.92% लोग उस कैटेगरी में पुअर माने जाएंगे। फिर मैटरनल हेल्थ में तो वहां पे हम लोग थोड़ा सा 36.51% आबादी हमारी पुअर मानी जाएगी, तो वो केयर पे हम लोग को काम करने की जरूरत है। फिर स्कूल में देखें तो ईयर ऑफ स्कूलिंग 24.70% आबादी वो पुअर है। स्कूल अटेंडेंस में 11.62%। सबसे ज्यादा जो है गरीबी वो आपका कुकिंग फ्यूल में बिहार में है, 50% आबादी कुकिंग फ्यूल की कैटेगरी में पुअर मानी जाएगी। मतलब वो जो है गोबर उबर उपले उपले उसी पे खाना बन रहा है, गैस स्टोव पे स्विच नहीं कर पाया है। नेक्स्ट है आपका सैनिटेशन, यहां पे भी हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है, 46% लगभग आबादी जो है सैनिटेशन एक्सेस वाइज पुअर मानी जाएगी। ड्रिंकिंग वाटर इसमें मात्र 1.64%, क्योंकि इसमें एक बड़ा रोल हमारा हर घर नल जल वाला जो स्कीम चलाया गया था बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, उसका प्रभाव है, प्लस उसके बाद फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसी के रिगार्डिंग स्कीम लेके आई, तो उसका दोनों का कम्युलेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है कि ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस हमारे यहाँ पे अच्छा हुआ है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिसिटी का है, तो इलेक्ट्रिसिटी वाले में करीब 28% लोग उनको एक्सेस नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। हाउसिंग का एक्सेस 47.10%, ये लोग उनके पास एक्सेस नहीं है। ये हाउसिंग वाले में प्रधानमंत्री आवास योजना, तो ये इसका हम लोग को और काम करने की वहां पे जरूरत है। एसेट वाइज भी 18.69%, बैंक अकाउंट में 19.60%, ये इतने लोग उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका जनधन योजना था तो उसको भी और ज्यादा उस पर काम करने की जरूरत है यहाँ पे। तो बहुत सारे फैक्टर हम लोगों ने देख लिया कि किस वजह से बिहार का रैंकिंग सबसे खराब है इस इंडेक्स में। अब आगे देखते हैं हम लोग कि पूरा नेशनल लेवल पे क्या अप्रोच रखा गया पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए। तो सबसे पहला जो स्टार्टिंग में अप्रोच रखा गया था वो ये अप्रोच था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम करा देते हैं, अपने आप जीडीपी बढ़ेगा, उससे पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा, जो कि हर सेक्शन हर आदमी तक ये इसका फायदा पहुंच जाएगा। तो इसको हम लोग ट्रिकल डाउन इफेक्ट बोलते हैं कि मतलब अपने आप टपक टपक के नीचे तक जो पैसा है पहुंच जाना है। तो ये आपका पहला अप्रोच था। इसके तहत में माना यह गया कि हम लोग बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करें और ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए, तो जो डाउन ट्रोडन है, जो सबसे समाज का नीचे का तबका है, उसका विकास अपने आप इससे हो जाएगा। ये आपका पहला और दूसरा 5 ईयर प्लान में इसको फॉलो किया गया था, लेकिन इसका बहुत ज्यादा फायदा हम लोग को मिला नहीं था। देख रहे थे कि और भी ज्यादा डिस्पैरिटी लोगों के बीच में बढ़ गई है, रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ गई है। जहां पे इंडस्ट्री लगा वहां के आसपास कुछ ठीक हुआ, और वहां पे भी जो लोकल लोग हैं उनको वहां से डिस्प्लेस किया गया, तो वो काफी सारे प्रॉब्लम्स हुए उसकी वजह से। फिर दूसरा अप्रोच हम लोग देखते हैं, तो दूसरे वाले अप्रोच में डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और खाने देने की बात की गई। ये 1970s के आसपास का प्रोग्राम है, जिसमें फूड फॉर वर्क वाला प्रोग्राम, जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत सारा अनाज पैदा हुआ, हम लोग अनाज प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो गए। तो जब सेल्फ सफिशिएंट हुए तो हम लोग काम के बदले खाना वाला प्रोग्राम हम लोग लाने में सक्षम थे वहां पे। फिर कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद का अपना रोजगार शुरू करने के लिए भी कुछ योजनाएं चलाई गई, जैसे पीएम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये रूरल और अर्बन एरियाज में इसको चलाया गया था। फिर आपका केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, ये जो है स्मॉल, जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, घर के कॉटेज इंडस्ट्री, उनको प्रमोट करने के लिए बनाया गया था इसको, कि ताकि जो है उन तक पैसा पहुंचे, उनको लोन एक्सटेंड हो सके, अब जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, उनको पैसा मिले। ये मेनली टारगेट कर रहा था जो एजुकेटेड पुअर थे। फिर 1990s में जो है नाबार्ड का एसएचजी प्रोग्राम ये शुरू किया गया।
इसके तहत में भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप था उसको लोन एक्सटेंड किया जाता था, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको सारा कुछ फैसिलिटी दिया जाता था और उसके तहत में वो अपना बिजनेस सेटअप करते थे, वो सारा कुछ। ये व्यवस्था अभी भी चल रही है बिहार में। अगर देखा जाए तो जीविका है जो कि इसी प्रोग्राम के तहत में काम कर रहा है। फिर आपका मनरेगा के तहत में 100 दिन का मिनिमम जो है गारंटीड आपको जॉब की बात की गई, वो भी दिया जा रहा है। तो वो भी बिहार में भी इम्प्लीमेंट है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे इसका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा था कोविड के दौरान में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग तीसरा अप्रोच ये है कि हम लोग गरीबी दूर करने में जो बेसिक एमिनिटीज हैं गरीब को, वो हम लोग डायरेक्टली प्रोवाइड कर दें। जैसे डायरेक्टली आप खाना दे दिए तो प्रोविजन ऑफ फूड ग्रेन्स और सब्सिडाइज एट सब्सिडाइज रेट, तो वो हम लोग दे देते हैं। जैसे आपका पीडीएस वाला है, अगर इसको हम लोग देखें तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत में इसको दिया गया है। फिर आपका पीएम गरीब कल्याण योजना, उसके तहत में भी कोविड के दौरान में फ्री अनाज की डिस्ट्रीब्यूशन, उस पर वो चीज़ किया गया। फिर आपका मेडिकल और एजुकेशनल फैसिलिटी, तो एजुकेशन आपका फ्री गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में बहुत ही नॉमिनल रेट पे प्रोवाइड किया जाता है। मेडिकल वाले में भी वही सुविधा दी गई है। फिर आयुष्मान भारत, ये सारे स्कीम्स इसके अंदर में आ जाएंगे। मेनली इसका मकसद ये था कि हम आपका इनकम नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका खर्चा हम कम कर दे रहे हैं। मेन टारगेट यहाँ पे ये था। तो इसके तहत में आपका पीडीएस वाला जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो आपका राशन वाला जो दुकान है, वो मिड डे मील स्कीम, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, पीएम ग्राम सड़क योजना, तो ये सारी योजनाएं इसके तहत में शुरू की गई। लेकिन इस सारे अप्रोच में हम लोग ये देखते हैं कि सबसे स्टार्टिंग वाला जो प्रॉब्लम था वो था कि हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा था, जिससे कि नीचे तक वो पहुंच नहीं पा रहा था। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हम लोगों ने किया, उसकी वजह से वही इनकम इनइक्वालिटी वाला प्रॉब्लम हो गया कि कुछ एरिया में डेवलपमेंट हुआ, कुछ में नहीं हुआ। फिर आपका ग्रीन रिवोल्यूशन वाला पार्ट हम लोग देखते हैं। तो ग्रीन रिवोल्यूशन वाले पार्ट में, ग्रीन रिवोल्यूशन वाला जो पार्ट है उसमें भी हम लोग को डिस्पैरिटी का सिचुएशन देखने को मिला है। फिर आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर एसेट्स, इसकी वजह से भी पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम जो है नॉन पुअर तक नहीं पहुंच पाया है। मतलब जो आपका इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर होता है कि कोई स्कीम हम लोगों ने लॉन्च किया गरीब के लिए, उसका फायदा कोई और आदमी उठा के जा रहा है, ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रहा था। फिर आगे देखते हैं कि जो पैसा अलॉट किया जा रहा था वो भी सफिशिएंट नहीं था। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल को एम्प्लॉय किया गया था उनमें मोटिवेशन नहीं था, करप्ट थे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। तो इससे हम लोग को सीख ये मिली कि पॉवर्टी को अगर दूर करना है तो वो हम तभी कर सकते हैं जबकि गरीबों को ही उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कराया जाए, उसमें शामिल किया जाए। तो फाइनली वही है कि हम लोग इसको कंक्लूजन के तौर पे अगर देखें तो डेवलपमेंट प्रोसेस का जो फल है वो गरीबों तक नहीं पहुंचा है, पहुंचाना है तो उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर करना पड़ेगा। भले ही हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत सुधरा है, लेकिन दूसरे कंट्रीज के मुकाबले में ये परफॉर्मेंस उतना नहीं ये चीज हुआ है। पर कैपिटा इनकम में भी सुधार हुआ है, लेकिन साथ में इनकम इनइक्वालिटी भी बढ़ी है। तो ये आपका इसका कंक्लूडिंग जो चीज है वो ये चीज है। तो इस तरीके से आपका जो पॉवर्टी वाला टॉपिक है वो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें और भी जो चीज है लेटेस्ट डाटा फैक्ट फिगर, उसको आप लोग अपने साइड से ऐड करेंगे। जो कोविड के दौरान में कितने लोग पॉवर्टी में चले गए, तो ये सारा कुछ आपको ऐड करना है अपने साइड से। थोड़ा बहुत अगर रिसर्च आप अपने साइड से नहीं करेंगे तो थोड़ा सा ये होता है कि आपका डायमेंशन बंद के रह जाता है। तो खुद से एक बार गूगल सर्च, ये सारी चीजें आप यूज करें, उसको करें। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना जो लास्ट सेशन था। लास्ट सेशन में हम लोगों ने बोला था बीपीएससी 66 का GS1 का पहला 2 क्वेश्चन और GS2 का पहला 2 क्वेश्चन काफी लोगों ने अटेम्प्ट किया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या एक आउटलाइन होना चाहिए, क्या पॉसिबल आंसर होना चाहिए। तो संथाल रिवोल्ट के बारे में पूछा गया, 3 चीजें क्वेश्चन में पूछी गई कि कारण क्या थे, कोर्स क्या रहा, किस तरीके से बढ़ा और आउटकम क्या हुआ। तो जो इंट्रोडक्शन आप बनाएंगे आंसर में,
तो इसमें हम लोग इस तरीके का कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें सिमिलर टाइप का आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि किस क्षेत्र में हुआ, राजमहल हिल्स के एरिया में, टाइम क्या था 1855-56 के आसपास, इसका मूल उद्देश्य क्या था, और इसको आप मैप बना के दिखा दें। बिहार झारखंड का जो कंबाइंड मैप था उसमें आप संथाल रीजन का जो एरिया है वो दिखा दें कि किस एरिया में ये चीज हुआ था। तो ये काफी अच्छा इंट्रोडक्शन यहां पे होगा। अब बॉडी में 3 चीजें आपसे पूछी गई हैं, काउज है, कोर्स है, और फाइनल जो परिणाम है, जो आउटकम है वो ये है। तो जो काउजेज हैं, काउज को आप डिफरेंट सब हेडिंग में डिवाइड करें। जैसे इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक में लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, यहां पे लैंड सेटलमेंट, जो रेवेन्यू सेटलमेंट वाला जो लेके आ गया, परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 ईस्वी में लाया गया, तो उसका एक प्रभाव था। फिर वहां से मनी लेंडर लोग थे, वो बहुत ही ज्यादा हाई रेट पे लोन एक्सटेंड कर रहे थे, तो उससे हो क्या रहा था कि जो वहां के किसान थे वो जो है किसान से लैंडलेस लेबर में कन्वर्ट हो चुके थे। फिर अगर सोशल कारण देखें तो सोशल में क्या है कि उनको फॉरेस्ट का एक्सेस डिनाई किया गया, उनका जो लोकल पंचायत सिस्टम था उसको नेग्लेक्ट किया गया, फिर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, पुलिस थे, उनके द्वारा उनका शोषण किया जा रहा था। रिलीजियस रीजन में अगर देखें तो जो क्रिश्चियन मशीनरीज वहां पे घुस गई थी, वो अपना धर्म प्रचार कर रही थी, उसकी वजह से जो है भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, लोगों के मन के अंदर में क्षोभ था। फिर इमीडिएट रीजन में दरोगा इंसिडेंट, एक आदमी को चोरी के आरोप में, जो संथाल आदमी था, उसको पकड़ लिया गया, पकड़ने के बाद फिर उसको मारा पीटा, तो मारने पीटने से उसकी मृत्यु हो गई। तो इंसिडेंट काफी संथाल लोगों में अंदर एक ग्रीवेंस पैदा किया था, जिससे ये ट्रिगर हुआ था। फिर भागलपुर रेल लाइन में उनको बेगारी, वहां पे रेल लाइन ले डाउन कराने में बेगारी काम उससे कराया जा रहा था, पैसा वैसा कुछ नहीं, बैठ बेगारी इस सिस्टम को बोलते हैं, तो ये वाला चीज उनसे कराया जा रहा था। तो इमीडिएट रीजन ये हो गया। इसके अलावा भी और कोई रीजन है तो इसी आप पहले बनाए सब सेक्शन वाइज, उसके अंदर में जो जो बातें हैं वो लिखें और उसको अंडरलाइन करें कि कौन कौन सा पॉइंट है। इमीडिएट रीजन, उसके बाद फिर उसमें ए करेंगे, दरोगा इंसिडेंट, इसको अंडरलाइन करेंगे, फिर उसके अंदर जो इंसिडेंट है उसको आप डिस्क्राइब करेंगे। फिर इसमें बी भागलपुर रेल लाइन, तो उसमें भागलपुर रेल लाइन इंसिडेंट को आप डिस्क्राइब करेंगे, तो वो अंडरलाइन होना चाहिए, सबसेक्शन होना चाहिए। इसी तरीके से जो गति रही, कैसे प्रारंभ हुआ, स्टार्ट कहां से हुआ, फिर प्रोग्रेस कैसे कैसे, कितने लोग शामिल हुए, फिर लास्ट में अंग्रेजों ने इसको कैसे दबाया, तो ये कोर्स ऑफ एक्शन हमारा इसमें कोर्स में दिखाएंगे। तो इसका पूरा डिटेल्ड मैं नहीं दे रहा हूं यहां पे। फाइनली जो आउटकम है, तो संथाल परगना को एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ये आइडेंटिफाई किया गया। लोकल जो ग्राम प्रधान थे उनको रिकॉग्नाइज किया गया। जो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट था ये पास हुआ। फिर बाकी और भी जो ट्राइबल और पीजेंट्स मूवमेंट थे उनको इससे मोटिवेशन मिला। तो फाइनल आउटकम ये है। कंक्लूजन में आप संथाल रिवोल्ट उस एरिया में कैसे बढ़ा है, क्या क्या चीजें हुई हैं, उसको एक फाइनली कंक्लूजन रिमार्क्स के तौर पे हम लोग दे सकते हैं। दैट्स ऑल। ये 3-4 लाइन का आपको कंक्लूजन देना है। तो ये आपका जो मॉडल आंसर होगा, जो अब फ्लो होना चाहिए आंसर में, वो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिरसा मूवमेंट। तो इसका भी इंट्रोडक्शन में वही चीज है, आपको एरिया, टाइम, मैप और ऑब्जेक्टिव, ये 4 डायमेंशन आप दिखाइएगा, इंट्रोडक्शन हो जाएगा। किस एरिया में हुआ, किस टाइम पीरियड में हुआ और इसका मूल उद्देश्य क्या था। फाइनली आप मैप के थ्रू मेन, और इसमें लीडर भी ऐड कर सकते हैं। संथाल वाले में भी लीडर आप ऐड कर सकते थे कि किनके द्वारा लीड किया गया। तो लीडर में सिद्धू कानू वहां पे करेंगे, यहां पे बिरसा मुंडा जी हैं। फिर फाइनली जो है बॉडी आपका, इसका कैरेक्टरिस्टिक पूछा है। तो कैरेक्टरिस्टिक जब पूछा है तो डायरेक्टली आप पॉइंट से शुरू करें कि इसका फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि हम बिरसा मुंडा मूवमेंट में देखते हैं। तो पहला क्या है, स्टार्ट हुआ एज ए रिलीजियस प्यूरिफिकेशन मूवमेंट, जहां पे कि बोला गया कि एक वननेस ऑफ गॉड, एक ईश्वरवाद, एक भगवान माना जाए, सिंगबोंगा। और बिरसा मुंडा ने खुद को सिंगबोंगा जी का मैसेंजर बताया था। दूसरा क्या है कि वो पूरे जो ट्राइबल सोसाइटी थी उसको रिवाइव करने के लिए ये मूवमेंट था, रिवाइवलिस्ट, पुनरुत्थान। तो इसके तहत में जो एनिमल सेक्रीफाइस होते थे, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, फिर जो मदिरा कंजम्पशन है, इंटॉक्सिकेंट्स, तो इसको ये पूरे तरीके से इसका विरोध करते थे बिरसा मुंडा जी। ये सारी चीजों को, कि जो भी पशु बलि दी जा रही है या अंधविश्वास है, इसको पूरे तरीके से इसका विरोध था उनका। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। फिर तीसरा पॉइंट क्या है आपका, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड को एग्जिस्टेंस विथ नेचर।
ये वाला इस मूवमेंट के साथ में था कि जो भी मूवमेंट हुआ इसमें जल, जमीन और जंगल, ये इनका स्लोगन था कि इसको हम लोग प्रोटेक्ट करके चलेंगे। तो ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। चौथा कैरेक्टरिस्टिक देखें कि पहले से ही इनका गोल क्लियर था कि इनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस और सेल्फ रूल चाहिए, स्वराज। इनका संथाली में कुछ स्टेटमेंट भी है, आवार देशों आवार राज, हमारे देश में हमारा अपना राज हो। तो इसको संथाली वाला जो स्टेटमेंट है इसको आप लोग एक बार सर्च कर लेंगे, गूगल में देख लेंगे क्या चीज है। फिर आपका क्लैरिटी ऑफ गोल, गोल बिल्कुल क्लियर था, लीडरशिप बिरसा मुंडा जी के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रोवाइड किया गया। बाकी और जो कैरेक्टरिस्टिक जनरली जो ट्राइबल मूवमेंट में होते हैं वो आपको यहां पे उसके आगे लिख सकते हैं। तो ये जो मेन है जो आपके आंसर को अलग दिखाएगा वो सारे कैरेक्टरिस्टिक को ऊपर लिखना है। बाकी इन जनरल वाले जो कैरेक्टरिस्टिक हैं जैसे आउटसाइडर वाला, दिकूस और ये सारी चीजों जो हैं कि आउटसाइडर की वजह से परेशान थे, मनी लेंडर वाला हो गया, ब्रिटिश पॉलिसी हो गई, फिर आपका जो मिडिल मैन थे उनसे परेशान थे। तो ये सारी चीजें आप उसके आगे लिखें, चाहे पांचवा छठा पॉइंट में, ताकि वो बहुत ही जनरल पॉइंट है, वो हर किसी के आंसर में रहेगा। तो इसी का आप इलॉबरेट करेंगे ये सब हेडिंग बना करके। आप सब हेडिंग बनाएंगे, अंडरलाइन करेंगे, उसके अंदर में बात जो है वो लिखेंगे। तो ये 5-6 लाइन का एक एक पैराग्राफ बनता जाएगा। इस तरीके से आपका ये आंसर लिखेंगे हम लोग। फिर लास्टली जो आप कंक्लूड करेंगे उसमें ये दिखाएंगे कि बिरसा मूवमेंट जो है उस समय पे ट्राइबल मूवमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसको कि आज के समय में भी रिकॉग्नाइज किया गया है। जो कि अभी आजादी का जो हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे थे उसमें रिकॉग्नाइज किया गया कि नवंबर 15 को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा, जो कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा है। तो ये होगा आपका कि जो करंट है उससे आप उसको जोड़ के दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट डाटा के साथ में जाना वो काफी अच्छा आपका इंपैक्ट छोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रेसिडेंट जो है उसके पास सारी अथॉरिटीज हैं लेकिन घर के उस बूढ़े आदमी की तरह है जिसके पास जिम्मेदारियां, अथॉरिटीज तो सारी हैं, लेकिन अगर घर के बच्चे उनकी बात नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करना उनके हाथ में नहीं है। ये इनका स्टेटमेंट था इस क्वेश्चन में। इसी को डिस्कस एलिब्रेट करने के लिए बोला गया था। तो इसका अगर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखें तो इसमें आपको देना है कि भारत में प्रेसिडेंट कौन होते हैं, सुप्रीम अथॉरिटी, फर्स्ट सिटीजन, वो सारी चीज जो है आप लिख सकते हैं। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा आर्टिकल से इनको पावर दिया गया है, क्या क्या इनको अथॉरिटीज हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो आप यहां पे लिखेंगे। फिर बॉडी में हम लोग जो पहला पार्ट आंसर का होगा, पहला पार्ट की क्वेश्चन पूछा कि प्रेसिडेंट के पास सारी अथॉरिटीज हैं, तो इस पहला पार्ट हम लोग दे देंगे कि इनके पास सारी अथॉरिटी जैसे एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, ये सारे पावर हैं। इसको बहुत ज्यादा इलोबरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत ज्यादा इलोबरेट करेंगे तो बाकी जो मेन पार्ट है क्वेश्चन का वो छूट जाएगा। तो पावर क्या क्या चीजें हैं उसके तहत में थोड़ी बहुत चीजें, इसको आप मैक्सिमम 10 से 15 लाइन दीजिएगा, 20 लाइन दीजिएगा, उससे ज्यादा नहीं देना है। सेकेंड पार्ट है कि उसका कंट्रोल नहीं है बाकी जो घर के बच्चे हैं उन पे, तो कंट्रोल क्यों नहीं है उसका सेकेंड पार्ट होगा। क्योंकि जो अपने पास सोर्स ऑफ पावर है जो भारतीय संविधान में दिया गया है वो है पीपल ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट चूंकि इनडायरेक्टली इलेक्ट हुआ है तो इसलिए से ज्यादा जो शक्तियां दी गई हैं वो शक्तियां पार्लियामेंट और गवर्नमेंट को दी गई हैं, ना कि प्रेसिडेंट को, ताकि जो एक्चुअल जहां से पावर मिल रहा है लोगों को, जो भी लोग चुन के गए हैं उनका रूलिंग रहे। दूसरा क्या है कि इनको मात्र एक सेरेमोनियल हेड के तरीके पे बनाया गया है, जबकि जो रियल हेड गवर्नमेंट का होगा वो प्राइम मिनिस्टर होता है, इसलिए भी उनको कंट्रोल कम दिया गया है। तीसरा क्या है, पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी। अब चूंकि प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट वाले जो सिस्टम है उनकी अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं है, उनके ऊपर तो अकाउंटेबिलिटी उस लेवल का नहीं होता जितना कि गवर्नमेंट के ऊपर होता है, तो इस वजह से पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि बाकी जो पार्लियामेंट में बाकी जो सारे लोग आए हैं वो सब लोग चुन के आए हैं वहां से लोगों के द्वारा, तो मेनली अगर लोगों का ही रूल हम लोग को दिखाना है तो उसमें पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, इस वजह से इनको लेसर कंट्रोल दिया गया है। अब तीसरा पार्ट है कि स्टिल जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, उनके पास भी कुछ कुछ टूल दिया गया है बैलेंसिंग के लिए, जैसे वीटो पावर है, तो वीटो पावर में जो आपका पॉकेट वीटो होता है
वो राष्ट्रपति यूज कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन पे। इसके लिए कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस लेने का जरूरत नहीं है। जबकि एब्सोल्यूट वीटो होता है, उसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्री परिषद है उनका एडवाइस लेना जरूरी है। दूसरा जो शक्ति दिया गया है डिस्क्रिशनरी पावर का। डिस्क्रिशनरी पावर का है कि जब भी सरकार माइनॉरिटी में आ जाती है तो आगे किसको पीएम बनाना है, क्या करना है, तो ये डिस्क्रिशन प्रेसिडेंट को दिया गया है। ये एक तरीके से कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उस कंडीशन में वो शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई ताकि घर जो है ऑर्डर में चलता रहे, बूढ़ा बुजुर्ग उस समय पे फैसला लें ताकि बच्चे जो है फिर से आके आगे अपना काम कर सकें। ये आपका फाइनल ये चीज रहेगा। फाइनली कंक्लूजन में भी आप यही सारी बात का थोड़ा मिक्स करके इसी को आगे लिखना है कि क्यों उतनी शक्तियां नहीं दी गई हैं और कैसे जो है हमारा सिस्टम जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें इस चीज को रखा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका कि इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर जो है सेंटर की ओर झुका हुआ है, इसको आपको डिस्कस करना है। तो इसका इंट्रोडक्शन में आप जो है दे सकते हैं कि हमारा आर्टिकल 1 उसी में बोलता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। फेडरेशन ऑफ स्टेट वहां नहीं बोला गया है, यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है। इसी के बेसिस पे जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्वाजी फेडरल है, अर्ध संघीय है। और जो हमारा फेडरल सिस्टम है ये हम लोगों ने अडॉप्ट किया है कनाडा के मॉडल पे। ये आपका इंट्रोडक्शन में ये सारी बात हम लोग लिख लेंगे। फाइनली जो बॉडी होगा, बॉडी का जो पहला पार्ट है उसमें हम लोग दिखाएंगे कि सारा फेडरल जो फीचर होता है वो हमारे इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर में है। जैसे आपका लिखित संविधान है, स्वतंत्र जुडिशियरी वो चीज हमारे पास है, बाइकैमलरिज्म, दोहरा जो आपका दो हाउस होता है उसका आपका लोकसभा राज्यसभा दोनों होता है। तो ये सारी व्यवस्था, फिर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए भी हम लोग अलग अलग सूची बनाए हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास हैं, लेकिन स्टिल ये थोड़ा सा सेंटर की तरह टिल्टेड दिखता है। जो सेकेंड पार्ट होगा ये होगा कि आपका जो है स्टिल जो अपना फेडरल सिस्टम है थोड़ा सेंटर की तरफ झुका हुआ दिखता है, जो कि हम निम्नांकित पॉइंट से देख सकते हैं। जैसे पहला आपका लेजिस्लेटिव पावर हो गया, तो शेड्यूल 7 में दिखाएंगे कि शेड्यूल 7 में पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लेकिन सेंटर के पास जो है ज्यादा आइटम दिया गया है और साथ में जो कंकरेंट है उसमें भी आइटम ज्यादा है। तो सेंटर वाले में करीब 100 आइटम है, फिर स्टेट वाले में 61 है। जो समवर्ती सूची है, कंकरेंट लिस्ट है, उसमें 50-52 के आसपास आइटम है। तो सेंटर की तरफ ज्यादा थोड़ा सा झुका हुआ है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट ये होगा कि जो सेंटर है वो पूरे इंडिया को कंसीडर करके कानून बना सकता है, जबकि स्टेट जो है वो अपने एरिया जो अपना टेरिटरी है उसी के लिए कानून बना सकता है। तीसरा पॉइंट, कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कुछ जुरिस्डिक्शन आ जाता है जो कि बाहर का अगर माना जाए तो उसके लिए अधिकृत किया गया है सेंटर को कानून बनाने के लिए, ना कि राज्य को। इसके अलावा कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहां पे कि स्टेट लिस्ट वाले सब्जेक्ट पे भी सेंटर कानून बना सकती है, जैसे आर्टिकल 249 है। तो आर्टिकल 249 उस सिचुएशन में है जबकि राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करे, तो इस रिजोल्यूशन के तहत में ये पार्लियामेंट को ऑथोराइज करता है कि आप जो है स्टेट लॉ पे सब्जेक्ट, इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे लॉ बना सकते हैं। तो ये ऑथोराइजेशन राज्यसभा के द्वारा पास किया जाएगा। फिर 250 है, 250 में आपका नेशनल इमरजेंसी वाला सिचुएशन है, उस कंडीशन में स्टेट लिस्ट पे सेंटर कानून बना सकता है। 252 है, तो 252 में अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट अपना जो लेजिस्लेटिव पावर है किसी स्पेसिफिक स्टेट सब्जेक्ट को लेकर के, तो वो सेंटर को दे सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं। फिर 253 कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन या कन्वेनेंट है तो उसको इन्फोर्स कराने के लिए भी सेंट्रल लॉ लेके आ सकती है। फिर आर्टिकल 356 से आपका जो प्रेसिडेंट रूल होता है, राष्ट्रपति शासन होता है, उस कंडीशन में स्टेट लिस्ट पे सब्जेक्ट उस पे बना सकती है सेंटर। अगला आपका फाइनेंशियल पावर को देखें तो जीएसटी काउंसिल, तो जीएसटी काउंसिल में भी हम लोग अगर उसका कंपोजिशन देखें तो कंपोजिशन में आपका 1/3 जो है शक्ति दी गई है सेंटर को, बाकी 2/3 स्टेट को दी गई है, लेकिन उसमें बहुमत से ही फैसला होता है, मतलब 75% से कोई भी निर्णय लिया जाता है। तो 75% का मतलब कि जब तक सेंटर साथ में नहीं है तब तक जो 2/3 वाला है वो काम नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा टिल्टेड है। फिर फिनांस कमीशन का शक्ति वो भी सेंट्रलाइज आपका बनता है, वो डिसाइड करता है कितना टैक्स डिवॉल्व होना है, कितना स्टेट को दिया जाना है।
इसके अलावा फीचर अगर देखें तो सिंगल एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, एक सिटीजनशिप दी जाती है, जुडिशियरी जो है सेंटर और स्टेट दोनों का मिला के एक अलग चलता है आपका, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वो अलग स्ट्रक्चर है। फिर गवर्नर को अपॉइंट करने की शक्ति वो आपको सेंटर के हाथ में दी गई है। जो ऑडिट मशीनरी आपका सीएजी है, इलेक्शन अथॉरिटी जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो सेंटर के द्वारा सब कुछ वो गाइड होता है, चलता है। ऑल इंडिया सर्विसेज वो सेंटर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और स्टेट में उनको प्लेसमेंट दिया जाता है, वहां पे वो काम करते हैं। फिर स्टेट बिल के ऊपर जो है वीटो पावर होता है। गवर्नर जो है अगर रेफर कर देता है प्रेसिडेंट को, तो उसमें प्रेसिडेंट अगर के हाथ में मानना है कि नहीं मानना है, वो अनलिमिटेड वीटो है, बार बार रिजेक्ट कर सकता है वो। फिर फाइनली हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन में ये होगा कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनाया गया है ताकि ऑटोनॉमी तो मिले स्टेट्स को, साथ साथ में जो है जो हमारा यूनिटी और इंटीग्रिटी है नेशन का वो भी साथ में प्रिजर्व रहे। और साथ में क्या है कि यूनिक हमारा फीचर ये है कि हम लोग यूनिटरी से फेडरल से यूनिटरी बिना किसी संविधान में संशोधन के स्विच कर सकते हैं, कोई भी सिचुएशन अगर वैसा इमरजेंसी का बनता है तो ये यूनिक फीचर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो फाइनली ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। तो यही 4 क्वेश्चन दिए गए थे, इसका टोटल हम लोगों ने इसको बता दिया है। ये डिस्कशन का यही मैक्सिमम पॉइंट है। इसी लाइन पे आपको आंसर लिखना है और आंसर लिखने टाइम पे जो हम लोग पार्ट है वो अलग अलग दिखना चाहिए कि अब पहला पार्ट आंसर में शुरू हो रहा है, तो पहला पार्ट वो खत्म हुआ, उसके अंदर के पॉइंट्स उसको भी पॉइंट वाइज करके चलना है। सेकेंड पार्ट देखेंगे, सेकेंड पार्ट में आप क्या आंसर कर रहे हैं उसके लिए 2-3 लाइन लिखें, या तो 2-3 लाइन लिखें या फिर उसका आप सब हेडिंग बना दें। उसके बाद फिर उसके अंदर में जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को देंगे, पॉइंट्स के अंदर में आप पैराग्राफ बनाएंगे। ये आपका फॉर्मेट रहेगा। ये है आपका आज का क्वेश्चन। तो जो पहला सवाल है इसको आप लोग लिखेंगे जरूर। इसमें ये क्वेश्चन ये है कि अभी जो रिसेंट टाइम है, जो तत्कालीन समय है, इसमें हम लोगों ने देखा है कि बिहार में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो रिलीज किया गया था नीति आयोग के द्वारा, उसके हिसाब से सबसे ज्यादा गरीबी देखी गई। इसके विभिन्न कारणों को आप बताएं कि किस वजह से बिहार का परफॉर्मेंस खराब है इस इंडेक्स पे, और क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड है ताकि, हाँ एक चीज और इसमें ऐड कर लीजिएगा कि क्या क्या स्टेप लिए गए हैं, वो भी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। वो मैं चेंज करके डालूंगा, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं और फर्दर क्या स्टेप लिया जा सकता है इसको इंप्रूव करने के लिए। तो ये आपको 3 चीज इसमें आंसर करना है। इसके अलावा 4 क्वेश्चन और आपको लिखना है। तो बीपीएससी 66 का GS1 का तीसरा और चौथा सवाल, और बीपीएससी 66 GS2 का तीसरा और चौथा सवाल। ये इसका क्वेश्चन जो है मैंने ग्रुप पे सीधे ISPCS उस पर डाल दिया है, जो टेलीग्राम चैनल है उस पर। फिर आप इसको आंसर लिख करके ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हैं, उसमें आपको इवैल्यूएशन मिलता है उस समय पे। बाकी वहां पे हम लोग ब्रीफली ही बताते हैं, स्पेशली फॉर्मेट वाइज ही, और जो उसका डिटेल्ड मॉडल आउटलाइन होना चाहिए आंसर का, वो हम लोग आगे के वीडियो में ऐसे ही प्रेजेंट कर देते हैं। तो यही फॉर्मेट हम लोग अभी धीरे धीरे आगे चलाएंगे। तो जो आपको अगर आंसर लिखना है, लिख के हमारा टेलीग्राम चैनल पे आप पोस्ट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा उस टेलीग्राम चैनल का। आप चाहें तो उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक अंदर की जो झिझक है वो दूर नहीं होगी, एग्जाम में आप उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से लिखना शुरू कीजिए। तो आज का सेशन इतना ही है हमारे पास, और ज़्यादा तो फिर अगले सेशन में देखेंगे। फिर कोई अगला और एक इसी तरीके का हम लोग टॉपिक देखेंगे। इकोनॉमिक्स पहले कोशिश करेंगे करने का, ये फाइनल करके फिर हम लोग कंक्लूड इसको करेंगे। तो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।